जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें हम डायपोल की कॉमन कंडीशन में, डायपोल की एक्सियल लाइन में और डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन, हम जितनी भी कंडीशंस पॉसिबल हैं हर कंडीशन में डायपोल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो जो इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम इसके नेम को ब्रेक करें, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट आएंगे। एक वर्ड आपका यहां से क्लियरली आपको दिखा रहा है इक्वल, और दूसरा क्या है, पोटेंशियल। क्लियर? हमने जब लास्ट टॉपिक पढ़ा था तो हमने एक बात करी थी कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करते हैं, whenever we will move in the electric field in the direction of field, then potential will decrease, or when we will move opposite to the direction of field, then potential will increase। तो हमको ये तो मालूम था कि फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, जब हम फील्ड में मूवमेंट करते हैं तो वहां पे पोटेंशियल चेंज होता है। मेनली हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड के केस में। अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सपोज इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा v। और अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो v आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि नाम से यहाँ पे क्लियर है कि एक ऐसी सरफेस, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक ऐसी सरफेस को इमेजिन करें या एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करें दैट हैव इक्वल पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई सरफेस कंसीडर की है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं इस टाइप से, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं और इस सरफेस का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, दैट मींस अगर हमने यहाँ पे बात करी है, ये पॉइंट है आपका 1, ये पॉइंट है आपका 2, ये पॉइंट रहा आपका 3, तो अगर हमको ये मिलता है v1 इज इक्वल v2 इज इक्वल v3, that means a surface that have equal potential at all points is known as equipotential surface। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जब इनकी किसी भी पॉइंट्स पे हम बात करते हैं और इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है, तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हम दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली ये सरफेस that have equal potential at all points, or we can say a surface that have zero potential difference between any two points। या तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो हम किस टाइप से इसको डिफाइन करेंगे, एनी सरफेस विच हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन अदर वर्ड्स में हमने क्या डिफाइन किया है, a surface the potential difference between any two points of an equipotential surface is zero। क्लियर है? ये बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि अगर हम कोई भी सरफेस ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई सी भी सरफेस हम ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने लिया है यूनिफॉर्म, और इस यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई भी सरफेस इमेजिन करी है, मान लीजिए ये सरफेस हम इमेजिन कर रहे हैं, और इस सरफेस के अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी कि हमने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस टाइप से इंडिकेट किया है, तो v1 इज इक्वल v2 इज इक्वल v3 है। अगर ये कंडीशन हमको मिल रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इसी को थोड़ा सा अगर हम रिवर्स कर लें तो हमको मालूम है v1 इज इक्वल v2 है, तो इसी से अगर हम यहीं से कैलकुलेट करें तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल 0, दैट मीन्स डेल्टा v इज इक्वल 0। क्लियरली क्या मिला, the potential difference between two points of an equipotential surface is always zero। अब बात ये आती है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिजाइन करेंगे।
इनका अलाइनमेंट कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखिए अलग अलग टाइप के चार्ज सिस्टम के लिए या अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिफॉर्म है, या जब हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, हर टाइप के चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अलग अलग टाइप से डिजाइन होती हैं, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इन सब का स्ट्रक्चर या इन सब का जो डिजाइन है बेसिकली वो बेस्ड होता है इनकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। जैसी प्रॉपर्टीज होंगी हम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन करेंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज की तरफ जब हम बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर होती हैं एज फील्ड लाइन। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सिमिलर होंगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं तो हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, बात करते हैं उसकी भी। देखिए हमको मालूम है, क्या मालूम है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे डेल्टा वी क्या होता है, जीरो होता है। अगर डेल्टा वी आपका जीरो है तो डेल्टा वी के जीरो होने का मतलब क्या है, आपने ये भी पढ़ा है, डेल्टा वी इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्लियर। अगर आप यहां से इसकी बात करते हो तो डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू नॉट। ठीक, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट हम इसको लिख सकते हैं। अब डेल्टा वी ऑलरेडी आपको मालूम है कि जीरो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। अब डेल्टा वी अगर जीरो है तो यहां से बहुत कॉमन सी बात आपको यहां पे मिल जाएगी कि जो डेल्टा डब्ल्यू होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं देन नो वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज मूव जब करता है तो हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, या नेगेटिव होता है वो लो पोटेंशियल से हाई। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है वर्क डन के लिए। बट यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो होगा तो फिर तो वर्क डन का सवाल ही नहीं। ठीक, तो कॉमन सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं खासी। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये मस्ट है जो याद रखना है स्ट्रक्चर के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को डिजाइन करने के लिए, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसा होगा, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो या किसी भी टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट मींस नॉर्मल होगा, नॉर्मल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फील्ड लाइंस अगर फार अवे होंगी यानी कि दूर दूर होंगी, सेपरेटेड होंगी, तो फील्ड कैसा होगा, वीक, और पैरेलल होंगी तो फील्ड यूनिफॉर्म। ठीक यही कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस का है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक। और अगर उनके बीच का स्पेसिंग यूनिफॉर्म है यानी कि वो पैरेलल है, जो यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, तो फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा। और इसी को हम बोल रहे हैं द स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या करती है, इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। दैट मींस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, अगर हम उसी स्पेसिंग की बात करते हैं, ठीक है, अगर फील्ड लाइंस आपकी सॉरी ये सरफेसेस कैसी होंगी, क्लोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और अगर ये कैसी होंगी, फार अवे, दूर होंगी, तो ये कैसा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा वो वीक होगा। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों हमको मिलनी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से डायरेक्शन हमको मिल गई कैसी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होगा, मैग्नीट्यूड मिल गया यहां से, ठीक है। अगर क्लोजर है तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और फार अवे यानी कि दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। सिंपल सी बात है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्लोज होते हैं तो ही स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले कैसे होते जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कभी कभी पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया।
ये चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यही सीख देता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत वीक होते हैं, ज्यादा समय तक वर्क नहीं करते। ध्यान रखिएगा इस चीज को। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट। ये फील्ड लाइन में भी था और सेम रीजन है, बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट देन फील्ड विल हैव टू डायरेक्शंस, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर फील्ड इंटरसेक्ट कर जाएंगी, सरफेसेस इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होंगी, फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर पॉसिबल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हम अलग अलग टाइप के चार्ज सिस्टम के लिए, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। चलते हैं उसकी तरफ भी, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस। देखिए, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, डाइपोल का बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न अगर हम डाइपोल का बनाएंगे तो देखो डाइपोल का पैटर्न कैसा होगा। डाइपोल हमको मालूम है, इट इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, डाइपोल इस वाले क्वेश्चन का हम कर रहे हैं, इसमें दो क्वेश्चंस हैं सेम। ठीक है, अब यार डाइपोल क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस, ये दो चार्ज है हमारे पास। अब देखिए, अगर हम डाइपोल की बात करें तो डाइपोल में तीन रीजन बनते हैं। एक रीजन बनता है इधर बीच में, एक रीजन बनता है इधर लेफ्ट साइड में, एक रीजन बनता है राइट साइड में। बीच वाले रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, देखो डिजाइन कैसी होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। फील्ड लाइंस पास पास या दूर दूर। फील्ड लाइंस पास पास तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जहां वहां पे, और जहां फील्ड वीक होगा वहां फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी। तो अब कैसे? तो तीन रीजन है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई ऑफ प्लस क्यू, और निगेटिव का भी इधर ही होगा, ई ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, इसका पॉजिटिव का आउटवर्ड, निगेटिव का इनवर्ड। दैट मींस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग। इधर देखते हैं तो पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगा और निगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड होगा। दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। सेम इधर होगा, पॉजिटिव वाले का आउटवर्ड और निगेटिव वाले का इनवर्ड। दैट मींस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। दैट मींस डाइपोल के बीच में अगर बात करते हैं तो फील्ड स्ट्रांग होता है, लेफ्ट या राइट में हम बात करते हैं तो फील्ड वीक होता है। हम इसी के बेस पे इसकी फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब इसकी फील्ड लाइंस को अगर ड्रॉ करें तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेसिकली हमको पहले उसको समझना चाहिए था। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो पहले आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का देखो, पहले हम किसका देखेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। क्लियर? अब देखिए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का अगर हम देखते हैं, 2019 के क्वेश्चन है दोनों, ज्यादा पुराने भी नहीं है। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि सिंगल पॉइंट चार्ज है, हम पॉजिटिव ले लें या निगेटिव ले लें फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर? अब देखिए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास होगा तो उसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस तरीके से होता है 360 डिग्री आउटवर्ड, पॉजिटिव है। अगर यही निगेटिव होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता, 360 डिग्री इनवर्ड। अब हम इस टाइप से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हर पॉइंट पे कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसके लिए केवल एक ही ट्रेजेक्टरी बन सकती है, केवल एक ही डिजाइन बन सकता है, वो होता है कोसेंट्रिक स्फीयर्स। क्या होते हैं? कोसेंट्रिक स्फीयर्स। दैट मींस हम इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए इसके सराउंडिंग में जितने भी कोसेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे कोसेंट्रिक स्फीयर्स जो होंगे वो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेंगे। क्लियर? दूसरा हो गया। अब देखो एक चीज हमको और याद रखनी है कि हम जितना दूर जाएंगे फील्ड क्या होगा, वीक होगा। दैट मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। जितना दूर जाएंगे फील्ड वीक, तो इसका कैसा होगा, एक स्फीयर ही आएगा। ठीक,
केवल हमको ध्यान क्या रखना है, कोसेंट्रिक स्फीयर होंगे बट इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी। इस टाइप से कोसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं, इस टाइप से, ठीक है, कोसेंट्रिक स्फीयर्स। अब देखिए इसमें हम जितना दूर जा रहे हैं स्पेसिंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर हम एक चाहें तो हम एक और ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से कि इसकी जो स्पेसिंग होगी वो भी इससे ज्यादा, जितना दूर जाएंगे स्पेसिंग उतनी बढ़ती जाएगी। और इसको सेंटर मान के जितने भी कोसेंट्रिक स्फीयर्स हम ड्रॉ करेंगे ऑल आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर दिस, ठीक है। तो इसके लिए सारे के सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो इस टाइप का पैटर्न बनता है फॉर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, ठीक। अगर यही निगेटिव होता तो भी इसी टाइप का पैटर्न बनता, बस जो फील्ड लाइंस हैं जो आउटवर्ड हैं ये कैसी होती, इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती। अब बात करते हैं हम किसकी, डाइपोल जो हमने होल्ड पे कर रखा है। डाइपोल क्या है, इसमें भी दो चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव, बट ये पेयर में। अब यहाँ पे मसला फंसता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तीन रीजन बन जाते हैं। इसमें तो हमको मालूम था जितना दूर जाएंगे, क्या मालूम था पॉइंट चार्ज के केस में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूर जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा, स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पे तीन रीजन है, बीच में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, दूर जाते ही फील्ड कैसा हो गया, वीक। तो हम जब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो हमको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा वो भी ध्यान से समझिए। हम पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कैसी बनेंगी, स्फेरिकल बनती हैं। बट बीच वाले रीजन में क्या है, बीच वाले रीजन में डेंसिटी ज्यादा होगी, पीछे जाते जाएंगे डेंसिटी फील्ड लाइंस यानी कि जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जाएगी। जितना हम पीछे जाएंगे स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, इस टाइप से देखिए, ठीक है। ठीक, इस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से। ठीक, देखिए इधर स्पेसिंग बढ़ रही है, बीच में स्पेसिंग कैसी है, ज्यादा है, वो स्पेसिंग कम है, क्लोज है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग, इधर जाते जा रहे हैं फील्ड वीक। ऐसा ही इसका बनेगा, जितना आप उधर की तरफ जाओगे बीच में जो होगा पास पास होंगे, इधर जाओगे आप दूर दूर होंगे, ठीक। इस टाइप का पैटर्न हम चाहे तो इसके लिए बना सकते हैं, ठीक। इसी टाइप का ऐसे ही इसमें भी, अभी इसमें देखिए स्पेस कम है बट हम यहाँ पे बता देते हैं इस टाइप से, ठीक। इसका भी इसी टाइप का बनेगा, यानी कि बीच का जो रीजन होगा, बीच के रीजन में क्या होंगी, सरफेसेस पास पास होंगी, साइड्स के रीजन में क्या होंगी, सरफेसेस दूर दूर होंगी। तो इस टाइप का हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, सिंपल सा जैसा पॉइंट चार्ज का था वैसा ही रहेगा, बस केवल शिफ्टिंग हो जाएगी ड्यू टू द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस। बीच वाले रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, वीक। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, वीक। क्लियर, तो ये बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या है, नेक्स्ट इज draw equipotential surfaces corresponding to the electric field that uniformly increases in magnitude along with the z direction। मैग्नीट्यूड z डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस पास आती जा रही हैं। चलो हमने इस डायरेक्शन को z डायरेक्शन मान लिया, ठीक है, ये हमने z डायरेक्शन मान ली। अब इस डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस इस टाइप से पास आती जा रही हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है फील्ड लाइंस का यही है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों है, क्योंकि इधर अगर हम बात करते हैं तो इधर फील्ड कैसा होगा, वीक होगा, फील्ड लाइंस दूर दूर है। इधर हम बात करते हैं तो इधर फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इसका फील्ड लाइन पैटर्न बनाना है। अब जब इन फील्ड लाइंस को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, अगर हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कि ये सारी फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं जाके मिल रही होंगी। और डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ,
जहां जाके मिलेंगी वहां कौन सा चार्ज रखा होगा, निगेटिव। और इस टाइप का पैटर्न अगर हम देखें, इस टाइप से फील्ड लाइन को अगर हम इमेजिन कर लें कि इस टाइप से फील्ड लाइंस हमारी ये जा रही हैं इस टाइप से, तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। जहां जाके ये फील्ड लाइन मिलेंगी वहां पे हम कौन सा चार्ज मान सकते हैं, वहां पे हम चार्ज मान सकते हैं ये। ऐसा यहां पे हमने मान लिया कि यहां पे एक चार्ज रखा होगा, कौन सा, निगेटिव चार्ज रखा होगा, क्योंकि सारी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड। यहां पे कहीं निगेटिव चार्ज रखा होगा। अब हम करें क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक पॉइंट चार्ज का है, निगेटिव पॉइंट चार्ज का। हम इसी पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए कोसेंट्रिक आर्क्स, कोसेंट्रिक कर्व बनाएंगे। वो सारे जो कर्व होंगे वो क्या होंगे, दोज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर दिस पैटर्न। क्लियर सी बात है, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो कैसा होगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएंगे। हम जितना दूर जाएंगे, फील्ड वीक हो रहा है पीछे की तरफ, दैट मीन सर्कल्स दूर होते जाएंगे। अब पूरा हमको सर्कल तो ड्रॉ करना नहीं है, क्योंकि फील्ड भी ऐसा नहीं दे रखा, केवल इतने रीजन में दिया है, तो हम इतने ही रीजन में क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के कोसेंट्रिक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आर्क ये हो गया। हम जितना दूर जाएंगे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। क्लियर, देखिए पास है, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, और गए और दूर। ये जो पैटर्न बनेगा, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न फॉर ए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन द जेड डायरेक्शन। क्लियर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस तरफ हमने दिखाया हुआ है। केवल हमको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब इसमें देखो, कहीं भी अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री टेंजेंट के साथ, ये भी हर पॉइंट पे टेंजेंट के साथ एंगल भी इसका 90 डिग्री बनेगा। अगर हम इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए कोसेंट्रिक आर्क इस पे ड्रॉ करते जाएंगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। अब की बार दो निगेटिव नहीं, एक नहीं, मतलब डाइपोल नहीं है, अब की बार भी पेयर ऑफ टू चार्जेस है, बट कैसा है, दोनों पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा। केवल हमको समझना इतना है कि इन दोनों पॉजिटिव के बीच में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तीन रीजन बनेंगे, लेफ्ट, बिटवीन, राइट। और अगर हम इसी बेस पे देखते हैं लेफ्ट, बिटवीन और राइट की बात करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच वाले रीजन में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक, ये 1 मान लो, ये 2। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का इधर होगा E1, और E2 किधर होगा, इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हम यहाँ पे बात करते हैं तो E1 भी इधर होगा आउटवर्ड, और E2 भी इधर होगा आउटवर्ड। हम इधर बात करते हैं तो E1 भी आउटवर्ड और E2 भी आउटवर्ड। यानी कि यहाँ पे जो हमको रीजन मिल रहे हैं, कैसा मिल रहा है, ये रीजन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, ये भी रीजन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अब ये रीजन कैसा होगा, वीक। और ये केवल दो पॉजिटिव के पेयर के लिए नहीं है, सेम दो निगेटिव के पेयर के लिए भी होगा। बस पेयर कैसा होना चाहिए, सेम चार्जेस का। सेम चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बिटवीन वीक होता है, साइड से कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। बनाते हैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न। वही है कि हमको कोसेंट्रिक सर्कल बनाने थे, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगे, थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, बीच वाले रीजन में रेयर हो जाएंगे, साइड वाले रीजन में कैसे हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे। तो इसका कैसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न, हमने ये तो समझ ही लिया, बीच के रीजन में कैसा है, वीक, साइड के रीजन में स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स बनाने हमको कोसेंट्रिक सर्किल ही है अभी भी इस टाइप से। बस ये होगा, ये ठीक, इस टाइप से हो गया। देखो इधर स्ट्रॉन्ग, इधर क्या है, वीक। इधर आप बात करोगे सेम इसका होगा, पीछे के रीजन में कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, आगे के रीजन में वीक। केवल हमको ध्यान ये रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इस टाइप से। क्लियर,
तो हम इस टाइप से इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं फॉर पेयर ऑफ टू सेम चार्जेस, और इनके बीच की डिस्टेंस हमको दी गई थी, कितनी डिस्टेंस है, d। क्लियर। केवल और केवल प्रॉपर्टीज हम कौन सी यूज कर रहे हैं, जहां फील्ड स्ट्रांग होगा वहां फील्ड सरफेसेस क्लोज होंगी, जहां फील्ड वीक होगा वहां दूर दूर होंगी, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल होगा। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन ये भी आ गया। बेसिकली क्या क्वेश्चन है, 3 पॉइंट चार्जेस ए बी सी लाई इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E of 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb as shown in the diagram. Find the potential difference between A, B and C. पहली बात तो एक ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम जितनी भी सरफेसेस ड्रॉ करते हैं, ऑल सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक, हम उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें वर्क डन की, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कैसे हम फाइंड करेंगे, तो वो भी देख लो। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस पैरेलल है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपकी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉर्मल एट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दैट इज, अगर हम इसी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट बी एंड सी है, दैट इज बी एंड सी आर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा, बी बी इज इक्वल बी सी, यानी कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच का फाइंड करना था, और ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमको ये मालूम पड़ गया कि बी और सी का पोटेंशियल भी सेम है। बी और सी का अगर पोटेंशियल सेम है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देन वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो V इज इक्वल क्या होता है, E इंटू एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू एल मतलब लेंथ। अब हमें A और B के बीच का करना है। अब A और B के बीच की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, अगर हम यहां से यहां देखें, देखो ये 5 ये 3, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ये कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी ए सी इज इक्वल 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 इंटू 10 टू दी पावर 1, दैट मीन्स वी कैन से डेल्टा वी ए सी इज इक्वल 200 वोल्ट। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना था, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्योंकि इसमें जो B और C है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है चार्ज का जो मूवमेंट होता है, चार्ज के मूवमेंट में जो हम वर्क डन करते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज का मूवमेंट फील्ड की डायरेक्शन में होता है या उसके अपोजिट होता है। यहाँ पे C लाइन में नहीं है, तो B और C का रिलेशन हमको चाहिए होगा, तो हमने रिलेशन क्या फाइंड किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B और C का, या जो पोटेंशियल्स होंगे B और C के, वो कैसे होंगे, सेम होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और उसी के बेस पे हमने लिख लिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी का E इंटू एल से हमने फाइंड कर लिया। क्लियर। बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब भी हम बात करते हैं डाइपोल की, तो ऑलरेडी हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा हुआ है कि डाइपोल होता क्या है।
सिंपली ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है, ये रहा, इसका चार्ज माइनस क्यू और ये चार्ज हो गया हमारा प्लस क्यू, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2a। हमने ये माना हुआ है कि इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 2a है। क्लियर, डिस्टेंस 2a है। और जब भी हम किसी डायपोल की बात करते हैं तो देखो डायपोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हम एक प्रॉपर्टी से डिनोट करते हैं, एक क्वांटिटी से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट होता क्या है वो भी आपको मालूम है, P वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2a वेक्टर। क्लियर, या मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो P इज इक्वल Q इंटू 2a। अब ये जो डायपोल हमको दिया है, हम इसी डायपोल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, क्योंकि मालूम है आपको कि जब भी चार्ज कहीं भी रखे जाते हैं किसी भी स्पेस में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी डेवलप होगा उनका। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी ना किसी पॉइंट पे जब आप बात करोगे तो पोटेंशियल भी डेवलप होगा। हमको वही पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में फाइंड कर चुके हैं। अब देखो करते क्या है, सपोज we have to find the potential of this dipole at a point P या at a point A that is at r distance, that is at r distance। कितनी डिस्टेंस पे है यहां से, r डिस्टेंस पे है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल r डिस्टेंस पे है, एंड इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, डायपोल मोमेंट भी आपको मालूम है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो ये डायपोल हो गई पी वेक्टर की, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है, इस तरफ, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब देखो पॉइंट ए पे हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो पॉइंट ए पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, सॉरी पॉइंट ए पे पोटेंशियल हमको फाइंड करना है तो कितने पोटेंशियल होंगे, 2, ये हमको मालूम है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमको फाइंड करना है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए हमको ये भी मालूम है पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, और दूसरा हमको मालूम है क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। 2 पोटेंशियल होंगे, ठीक। अब इन दोनों पोटेंशियल्स को अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमको कोई ना कोई डिस्टेंस चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि सपोज ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस आपने मान ली इधर r1, क्या मान ली r1, और इधर हमने जो डिस्टेंस ली है ये हमने क्या मान ली r2, ठीक। अब एक चीज याद रखिए, एक r1 मान लिया, एक r2 मान लिया। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस डाइपोल के लिए तो बहुत कॉमन सी चीज ये समझ लीजिए कि जो आपका r होगा दैट इज वेरी मच लार्जर देन 2a। ये कंडीशन हमको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हम स्मॉल डिस्टेंसेस पे फाइंड नहीं करते। डाइपोल क्या है, डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि 2 चार्ज इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट नेचर अपोजिट होंगे और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे होगा क्या, हम यही कंडीशन को अप्लाई करते हैं, r इज वेरी मच लार्जर देन 2a, देन एंगल्स आर स्मॉल, जो एंगल्स बनेंगे एंगल्स आर स्मॉल, ठीक। एंगल्स स्मॉल होंगे यानी कि ये जो एंगल बनेगा थीटा, या ये जो एंगल बनेगा θ1 और ये एंगल बनेगा θ2, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, स्मॉल बन जाएंगे, स्मॉल एंगल, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है। कैसे स्मॉल होंगे, अगर आपको लग रहा है कि सर ने बोल दिया स्मॉल होंगे, हम कैसे मान लें, तो देख लो, हम एक छोटा सा डाइपोल बना के देख लेते हैं। ये मान लीजिए डाइपोल, और हमने पॉइंट कहाँ पे ले लिया, हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये, ठीक। हम इसको ज्वाइन करेंगे ये सेंटर से, ठीक। दूसरी लाइन हमने ज्वाइन कर दी इस एंड से, तीसरी लाइन ज्वाइन कर दी हमने इस एंड से। अब देखो इनके बीच एंगल कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। और ये तो तब की बात है जब हमने ये लेंथ बहुत कम ले रखी है, अगर हम लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ले लें तो एंगल और भी छोटा होगा, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ बहुत कम है और रेडियस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एंगल कैसा हो जाएगा, स्मॉल। और जब हम स्मॉल एंगल के लिए बात करते हैं
तो अगर ये स्मॉल एंगल है, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम बात करें एंगल्स कैसे हैं, स्मॉल है, और किसी भी स्मॉल एंगल वाले ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इस टाइप से ये ट्राइंगल बन रहा है, और ये एंगल आपका कैसा है, थीटा जो है आपका स्मॉल एंगल अगर है, तो स्मॉल एंगल वाले केस में अगर हम इस वाली साइड से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है। कब? जब एंगल्स स्मॉल है। तो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों साइड्स कैसी मानी जाएंगी, इक्वल मानी जाएंगी। ठीक, हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। हमको चाहिए R1 और R2। अब देखो R1 और R2 क्यों चाहिए, यहाँ नहीं की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं B1 इज इक्वल क्या होगा, K इंटू Q, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का है, K इंटू Q, और पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, R1, और ये V2 इज इक्वल क्या है, K इंटू माइनस Q अपॉन R2। तो वैल्यू हमको चाहिए R1 और R2 की। R1 और R2 अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो स्मॉल एंगल है। अब स्मॉल एंगल के केस में अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, हमने यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से। ठीक, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर जहाँ पे हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हमने मान लिया, कोई भी पॉइंट A था, इस पॉइंट को हमने मान लिया B, सेंटर क्या था, O। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। तो अगर हम ये R1 की बात करते हैं या R की बात करते हैं, तो R1 इज इक्वल क्या होगा, R1 इज इक्वल, अब देखो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई, तो R1 इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें एंगल्स आर स्मॉल, देन यहाँ पे देखो कौन सा ट्राइंगल है, ये A हो गया, ये O हो गया, और ये इसको छोड़ो, ट्राइंगल छोड़ो, यहाँ पे हम बात करते हैं, देन R1 इज इक्वल क्या होगा, R माइनस OB। R ये हो गया टोटल, और इसमें से हमने छोटा वाला ये पोर्शन लेस कर दिया, तो R1 इज इक्वल क्या आएगा, R माइनस OB। अब देखो OB की बात करते हैं, ये एंगल थीटा, ठीक, ये एंगल थीटा है, थीटा इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस, ये हाइपोटेनियस। तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस OB अपॉन ये आधा कितना हो जाएगा, A, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आधी ली जाएगी A, और इधर भी आधा A। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये साइड से हम सॉल्व करके चलते हैं कि cos थीटा इज इक्वल OB अपॉन A, दैट मींस OB इज इक्वल A cos थीटा। तो अगर हम OB की वैल्यू यहां पे रखते हैं तो R1 इज इक्वल क्या आएगा, R माइनस A cos थीटा, पहला हो गया। दूसरा एंड, अब देखो दूसरा R2 की वैल्यू निकालनी है। R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अब इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देख लो, या तो हम ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या हम फिर नीचे ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। तो अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमने यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ठीक, ये पॉइंट हमने मान लिया C। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम निकालेंगे R इज इक्वल क्या होगा, R2 माइनस ये C है, इस पॉइंट को हम कुछ भी मान लेते हैं, A B C, ये हमने मान लिया D, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हमने D मान लिया, तो D मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसके इक्वल, दैट मींस R इज इक्वल R2 माइनस CD, या R2 इज इक्वल R प्लस CD। अब देखो CD की बात करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, फिर से वही बात, या इसको थोड़ा सा और अलग कर लेते हैं, इसमें एंगल्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम जो कर रहे हैं, हम कहां पे लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे, परपेंडिकुलर यहां ना ड्रॉ करके परपेंडिकुलर को हम बाहर ड्रॉ करेंगे, और हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सटेंड करते हैं, वर्चुअली हम इसको एक्सटेंड करेंगे। मान लीजिए इसके बाद हमने यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, ये O था, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, C, ये पॉइंट। अब देखो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा, और ये क्या है, 90 डिग्री।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, cos थीटा इज इक्वल बेस यानी कि OC अपॉन हाइपोटेनियस कितना A। तो यहाँ से क्या आएगा, OC इज इक्वल A cos थीटा। अब यहाँ पे देखो ये वाला इसके इक्वल कब होगा, जब ये OC ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स हमको क्या मिला, R2 इज इक्वल R प्लस OC, और OC की वैल्यू आई है A cos थीटा, दैट मीन्स R2 इज इक्वल R प्लस A cos थीटा। ये आ गया R1 R माइनस A cos थीटा, R2 आ गया R प्लस A cos थीटा। यहां से वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू आ रही है, तो ये आया K इंटू क्यू बाई R प्लस R, ये माइनस था, R माइनस A cos थीटा, और ये आया K इंटू माइनस क्यू बाई R प्लस A cos थीटा। ये दो हो गए। हमको फाइंड करना है नेट पोटेंशियल। तो अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करते हैं तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, वो आ जाते हैं। तो नेट पोटेंशियल हमारे पास होगा नाउ नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल V1 प्लस V2। V1 और V2 कितने आए हैं, एक आया है K इंटू क्यू बाई R माइनस A cos थीटा, एक आया है K इंटू क्यू बाई R प्लस A cos थीटा माइनस का। हम वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आएगा, V इज इक्वल K इंटू क्यू बाई R प्लस, पहला है K इंटू क्यू बाई R माइनस A cos थीटा, और प्लस दूसरा है K इंटू माइनस क्यू बाई R प्लस A cos थीटा। क्या कॉमन आ रहा है, K इंटू क्यू कॉमन आ रहा है, इसमें क्या रहेगा 1 माइनस R माइनस A cos थीटा, और इधर रहेगा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। देखिए एलसीएम में R माइनस A cos थीटा और इधर R प्लस A cos थीटा, यानी कि A माइनस बी A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगी आइडेंटिटी। तो क्यू क्या रहा, ये बन गया आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बन गई आइडेंटिटी। ये इधर आया तो ये क्या होगा, आर प्लस ए कॉस थीटा और माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो इसमें जब हम करेंगे तो इसमें होगा क्या, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स इस आर से ये आर कैंसिल। जब आर से आर कैंसिल तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, v इज इक्वल के इंटू क्यू, और ये क्या हो जाएगा a cos थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, q इंटू 2a, q इंटू 2a जो होता है वो क्या होता है, इट इज डाइपोल मूवमेंट। अब अगर ये डाइपोल मूवमेंट है तो इसी को हम डाइपोल मूवमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल के इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे समझ लीजिए क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर जो होगा वो कैसा होगा, दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, एंड थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, और स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। सेकंड वाले टर्म को अगर हम निगलेक्ट करेंगे देन हमको क्या मिल जाएगा, देन वी कैन फाइंड v इज इक्वल के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, याद रखिए। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा डाइपोल का वो इतना होगा। अब फॉर्मूला आया जनरल पॉइंट पे v इज इक्वल के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब बात आती है यहां से अगली, कि अगर इसी पॉइंट को हम एक्सियल या इक्वेटोरियल में एक्सप्लोर करें तो कितना होगा। तो अब देखो एक्सियल या इक्वेटोरियल के लिए हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है,
हमको केवल क्या करना है, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है एक्सियल लाइन में। एक तो वो मेथड है कि डिटेल में हम v1 प्लस v2 निकालें। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम बात करें तो हमको ये मालूम है v नो, ठीक है, क्या मालूम है हमको, फॉर डाइपोल। डाइपोल के लिए हमने क्या पढ़ा है, v इज इक्वल k इंटू p कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सा डाइपोल है, आइडियल डाइपोल है। कैसा डाइपोल है, आइडियल डाइपोल, यानी कि जिसकी लेंथ बहुत कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मूला ये है। और अगर हम बात करें इन एक्सियल लाइन, इन एक्सियल लाइन, तो देखो एक्सियल लाइन में कितना होगा, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा देन यहाँ पे क्या आएगा, देन हो जाएगा v इज इक्वल k इंटू पी कॉस 0 बाई आर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो v इज इक्वल k इंटू पी बाई आर स्क्वायर। आ गया। एक मेथड तो ये है एक्सियल लाइन में कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें। एक मेथड हम और लगा सकते हैं। क्या मेथड लगा सकते हैं कि हम v1 और v2 को अलग अलग फाइंड करके इसमें वैल्यूज प्लेस करें। हम वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। सपोज हमने एक डाइपोल लिया, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। इट इज द डाइपोल लेंथ। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से हम क्या करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड द डाइपोल पोटेंशियल एट ए पॉइंट दैट इज एट x डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये एक्सियल लाइन की कंडीशन हो गई। अच्छा, ये x डिस्टेंस पे है, या इसकी डिस्टेंस को हम कितना मानते हैं, हम r मान लें। हमने r मान लिया। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट P है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ठीक। नेट पोटेंशियल हम निकालेंगे। नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल ये तो मालूम है कि पॉइंट P पे दो पोटेंशियल होंगे, एक प्लस क्यू चार्ज का और एक माइनस क्यू चार्ज का, क्योंकि सिस्टम में दो चार्ज है। तो अगर हम प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं तो कितना होगा, V इज इक्वल, हम ये लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव क्यू प्लस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव क्यू, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का। प्लस क्यू का कितना होगा, K इंटू क्यू बाई डिस्टेंस। देखो इसकी डिस्टेंस को अगर हम मीजर करें तो इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, यहां से अगर हम मीजर करते हैं तो यहां से मीजर करेंगे तो देखो सेंटर तक तो r थी, ये हाफ a, इधर भी a, तो माइनस क्यू वाले की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r, ये a इधर ऐड हो जाएगा तो r प्लस a। ये तो माइनस क्यू वाले की हो गई। प्लस क्यू वाला इधर रखा है तो प्लस क्यू वाले की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां से ये हो जाएगी r माइनस a, हो गई डिस्टेंस। तो प्लस क्यू के लिए अगर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो प्लस क्यू चार्ज की कितनी होगी, ये हो जाएगी k इंटू क्यू बाई आर माइनस ए। निगेटिव के लिए बात करते हैं तो k इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। क्या कॉमन है, ले लेते हैं। जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, v इज इक्वल k इंटू क्यू कॉमन आ गया एंड वी हैव 1 अपॉन आर माइनस ए प्लस k तो कॉमन आ ही चुका है, k एंड q, ये हो जाएगा प्लस नहीं होगा, फिर होगा ये माइनस q अपॉन r प्लस a। अब जरा इसको देखो, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, v इज इक्वल k इंटू क्यू। एलसीएम इसका आएगा r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, यानी कि एक आइडेंटिटी बन जाएगी क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम ऊपर सॉल्व करते हैं, ये क्यू नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, ऑलरेडी कॉमन आ चुका है क्यू। क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए और माइनस ये आया आर माइनस ए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखो जब आप ये माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो आर से आर कैंसिल, क्या बचा, v इज इक्वल k इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। q इंटू 2a क्या होता है,
a प्लस ए 2a हो गया, q इंटू 2a होता है p। और अगर हम आइडियल डाइपोल की बात कर रहे हैं तो ये वैसे तो हमको मिला v इज इक्वल k इंटू p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये, बट हमको ये भी मालूम है कि ए स्क्वायर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। आइडियल डाइपोल के लिए ये बहुत कम होता है, और जब ये बहुत कम होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देन हमको फॉर्मूला मिल जाएगा v इज इक्वल के इंटू पी बाई आर स्क्वायर। मिल गया। तो देखो चाहे आप इससे करो, ये आपका फर्स्ट मेथड है जो आपने पहले फाइंड किया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, उससे मेथड 1, ठीक है, और ये आपका मेथड सेकंड है, हम इससे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमको करना कैसे है। ऑलरेडी हमको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बस। इसी टाइप से जब हम डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन में बात करते हैं तो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन में जरा देखो क्या होता है। इक्वेटोरियल लाइन में मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है, ये रहा, माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमने मानी हुई है 2a। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि जो लाइन इसके सेंटर के परपेंडिकुलर पास होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो इस लाइन में एक पॉइंट हमने यहाँ पे माना हुआ है P, यहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल कितना बनता है, बेसिकली ये एंगल होता है थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। तो हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको मालूम है आना उतना ही है। हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं वी नो, जो V होता है किसके लिए, फॉर आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल का मतलब होता है शॉर्ट डाइपोल। V इज इक्वल के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, V इज इक्वल के इंटू पी कॉस 90 बाई आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, दैट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स फॉर ए डाइपोल इन इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। क्लियर। तो ये डाइपोल का पोटेंशियल हो गया इन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो बहुत आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। वैसे भी इक्वेटोरियल या एक्सियल लाइन की डेरिवेशंस पे कम ही बोर्ड एग्जाम में बात की जाती है, न्यूमेरिकल ज्यादा। और अगर बात की भी जाएगी तो मेनली ये जो फॉर्मूला है आपका एट एनी पॉइंट वाला, ये हमको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर। चलते हैं एक क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल है, डाइपोल से रिलेटेड। देखिए क्या क्वेश्चन है। टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट ए 0, 0, माइनस ए एंड बी 0, 0, प्लस ए respectively. How much work is done in moving a test charge from point 7, 0, 0 to q minus 3, 0, 0। अब इसमें ध्यान से देखना, ध्यान देने वाली बात क्या है, पॉइंट ए ये किस एक्सिस पे है, माइनस जेड एक्सिस पे है, बी किस पे है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है, और ये पॉइंट्स आपके किस पे हैं, एक्स एक्सिस पे है, ये माइनस एक्स एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है, हियर जो डाइपोल है, डाइपोल इज ऑन जेड एक्सिस एंड P and Q are on x एक्सिस। यानी कि यहां से क्या निकलेगा, दैट इज P and Q are in इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। यानी कि देन जो पोटेंशियल होगा P का वो भी 0 होगा, और पोटेंशियल होगा जो Q का वो भी कितना होगा, 0। P और Q दोनों के पोटेंशियल कैसे होंगे, 0 होंगे। अब देखो दोनों के पोटेंशियल अगर 0 हैं देन
वर्क डन इन मूविंग चार्ज, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। अब देखो वर्क डन इन मूविंग चार्ज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, डेल W इज इक्वल डेल्टा V इंटू क्यू, ठीक है। टेस्ट चार्ज है तो क्यू नॉट। अब डेल्टा V इज इक्वल क्या होगा, वो हो जाएगा VA या VP माइनस VQ इंटू क्यू नॉट। अच्छा दोनों जीरो हैं तो वर्क डन कितना, जीरो। दैट मीन्स इस पॉइंट पे चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट किस में आ रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन में आ रहे हैं। क्लियर। तो इस टाइप से हम पोटेंशियल ऑफ डाइपोल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये आज का टॉपिक या जो पढ़े हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, ये बहुत छोटे टॉपिक हैं, इनमें कोई लेंथ नहीं है। मतलब अगर बात करें इनसे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं बनते, हाँ बन सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इनसे नहीं बनते। जो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली वो किससे बनते हैं, एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम या पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम, डाइपोल से रिलेटेड भी बनेंगे जो हम आगे अप्लाई भी करेंगे। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक और डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।